ऑलराइट, तो टेररिस्ट ग्रुप, इन सारे लोगों का नाम सुन के, इस वर्ड टेररिज्म का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अब देखिए, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि मैं किससे पूछ रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन हु एम आई आस्किंग। लेकिन अगर मैं बात करूँ अंधभक्तों की या फिर उन लोगों की जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हेट करते हैं, या फिर सीधे सीधे बोल दो जो इस्लाम को हेट करते हैं, वो कहेंगे कि टेररिस्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपके रिलीजन में ही होते हैं। ऑल द मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, दे डोंट डिजर्व टू लिव इन इंडिया। बट असलियत तो ये कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, और भी कई सारे अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड टेररिस्ट ग्रुप हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, टेररिज्म का मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीजन होता है, और अगर होता भी है तो भी नहीं होता, क्योंकि भले वो आतंकवादी अपने रिलीजन का हवाला देके कितने भी लोगों को मारे, अगर वो रिलीजन उन्हें उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, तो फिर उनका लोगों को मारना और धर्म का हवाला देना बेवकूफ़ी है। असली दरिंदगी तो उनके दिमाग में भरी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, इन सारे रिलीजन से रिलेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। वो कैसे शुरू हुए, कैसे ख़त्म किया गया उन्हें, किन किन लोगों ने ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फाउंड किया, किन किन लोगों ने उन्हें फंड किया, क्या क्या कांड उन्होंने किए, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले आतंकवादी ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो आते हैं हिंदू रिलीजन से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को एक और बार क्लियर कर दूं कि आतंकवाद का ना कोई रिलीजन था, ना है, ना होगा। आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, बहलावा है, छलावा है और हवाला है आतंकवाद को फैलाने का, लोगों में डर बिठाने का। और ये स्पेशली उन सारे अंधभक्तों के लिए जो मुस्लिम्स, इस्लाम, कुरान और खुदा को हेट करते हैं और 24 घंटे पूरी की पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवादी हमलों का हवाला देकर डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लिट्टे ग्रुप की, LTTE। LTTE यानी लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम, जिसे शुरू किया गया था श्रीलंका में वहाँ के लोगों के एथनिक क्लैशेस की वजह से। वहाँ पर तमिल्स और सिन्हाइलीज नाम की दो कम्युनिटीज़ थी जिनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बात बात पे लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरों को काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया जाता था, एक दूसरे से लड़ाइयाँ की जाती थी और वायलेंस एक हद तक इतना ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तमिल कम्युनिटी थी उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो आउटकास्टेड हैं और साथ ही साथ उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है, उनके साथ जिल्लत की जाती है, उनके साथ गलत किया जाता है। अब यहाँ पर वही चीज़ सामने आती है जिसे हमने इतिहास में न जाने कितनी बार रिपीट होते हुए देखा है। जब भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कोई भी भेदभाव होता है तो बाकियों के साथ सुलह करने के बजाय, बाकियों के साथ समझौता करने के बजाय, नेगोशिएशन करने के बजाय और आग को ठंडा करके, सारी चीज़ों को ठंडा करके सुलह करने के बजाय वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए एक अलग लैंड रख लेंगे, एक अलग जगह बना लेंगे। और ये चीज़ हर जगह रिपीट होती हुई आई है। जब अरब में ज्यूश के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन्होंने इजराइल बना दिया। और साथ ही साथ आज के टाइम पर अगर आप पाकिस्तान में देखोगे जहाँ पे बलोचों के साथ जिल्लत की जाती है, उन्होंने बलोचिस्तान की डिमांड सामने रख दी है। उसी टाइम पे श्रीलंका में जो तमिल्स थे उन्होंने तमिल इलाम नाम का एक अलग देश डिमांड करना शुरू कर दिया। बट अब शांति से तो कुछ मिलेगा नहीं। पर देखिए, उसके पीछे का रीज़न जो भी हो, टेररिज्म के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ कभी ना चला था, ना चला है और ना ही कभी चलेगा। और इसी तरीके से LTTE की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर लिट्टे ग्रुप को फाउंड किया था वेलपल्ली प्रभाकरन ने 1976 में। अब इस ग्रुप का काम था सुसाइड बॉम्बिंग को बढ़ावा देना, सिविल वॉर्स को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट के खिलाफ जाना। लेकिन ये जो ग्रुप था ये यहाँ तक ही नहीं रुका, धीरे धीरे इसकी पहुँच इंडिया के नक्सल्स तक पहुँच गई और नक्सलाइट्स को भी ये लोग फंड किया करते थे। और साथ ही साथ इनकी पहुँच इतनी ज़्यादा ऊपर हो गई कि उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट को भी 1991 में एक सुसाइड बॉम्बर के थ्रू मार दिया। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब श्रीलंका ने इंडिया से मदद मांगी और उस टाइम पर इंडिया ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी। जो लिट्टे ग्रुप वालों को लगा कि हमारे लिए एक थ्रेट है, इसीलिए उन्होंने
हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी सुसाइड बॉम्बर भेजकर एक इवेंट के दौरान मार दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुस्लिम बैकग्राउंड से आने वाले सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में। अगेन, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। टेररिज्म हैज़ नो रिलेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ISIS के बारे में। तो देखिए जब इराक में सद्दाम हुसैन पावर में था तब उनकी ईरान के साथ और ईरान के आयतुल्ला अली खुमैनी के साथ एक वॉर हुई जिसमें उन्होंने अरब का सपोर्ट लिया। स्पेशली कुवैत से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया, सऊदी अरब और बाकी के देशों से भी बहुत ज़्यादा लोन लिया। लेकिन जंग इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी और ईरान इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये एक तरफा मारपीट वाली जंग इसे कहा जाता है जो सालों तक चली, लेकिन आखिर में ईरान जीत गया और इराक हार गया, सद्दाम हुसैन भी हार गया। अब जंग खत्म हो चुकी थी, बाकी के सारे जितने भी देश थे वो सद्दाम हुसैन से अपना पैसा वापस मांग रहे थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने वो पैसा देने से मना कर दिया। और आगे जाकर उन सारे अरब मुल्कों ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें सबसे ऊपर था कुवैत, जिन्होंने ऑयल की जो एक्सपोर्ट थी, जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिस वजह से ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे और इराक की जो इकनॉमी थी उसे भी एक बहुत बड़ा झटका लग गया इन सारी चीज़ों को देख के। इराक की जो इकनॉमी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने लगी। इस वजह से कुवैत पर सद्दाम हुसैन ने रातों रात हमला करके पूरे के पूरे कुवैत को ऑक्यूपाई कर लिया, जिस वजह से बाकी के जो अरब लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। जो भी अरब बादशाह थे वो काफ़ी ज़्यादा खाइफ हो गए और उन्होंने अमेरिका से मदद ली। और अमेरिका ने यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए उन सारे अरबों से डील कर लिया और उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सद्दाम हुसैन को हटा दूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे अपनी कंट्रीज़ में अपने अमेरिकन मिलिट्री बेसिस बनाने की परमिशन दे दो। और उन्हीं मिलिट्री बेसिस को आज के टाइम पे ईरान ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया इस ईरान इजराइल वॉर में। पर इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, आगे जाके सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया, लेकिन उसकी आर्मी तो जॉबलेस हो चुकी थी। अब उस आर्मी का क्या होगा? आगे जाकर वही आर्मी ISIS के रूप में एमर्ज हुई, ISIS के रूप में उभर के आई। दूसरी तरफ अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान को पाकिस्तान ने ही बनाया था इंडिया की बर्बादी करने के लिए, इंडिया में मुजाहिदीनों को भेजने के लिए, सुसाइड बॉम्बिंग्स के लिए, टेररिस्ट अटैक्स के लिए। लेकिन आगे जाकर हमारे इंडियन इंटेलिजेंस इतने ज़्यादा स्मार्ट थे कि उन्होंने तालिबान को पाकिस्तान के ही खिलाफ कर दिया। और आज तालिबान ओपनली पाकिस्तान को धमकियाँ देता है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेता है। और अगर हम बात करें बाकी के जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं तो देखिए इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो एकदम सिंपल है। जो 1971 की वॉर थी, 1971 की जंग, यहाँ पे हमने पाकिस्तान को ऐसा खदेड़ के मारा था कि बांग्लादेश बाहर निकाल दिया था ईस्ट पाकिस्तान से। बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद वो लोग समझ गए थे कि वो भारत से रियल और कन्वेंशनल वॉर्स में तो कभी जीत ही नहीं सकते। इस वजह से भारत में इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी और टेररिस्ट अटैक्स को बढ़ावा दिया जाए, जिस वजह से जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं और कश्मीर के जितने भी मुस्लिम्स हैं उन्हें भी ब्रेन वॉश करके इंडिया के खिलाफ भड़काया गया। और जैश लश्कर, लश्कर तैयबा और भी कई सारे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, फलाना ढिमकाना, उन सभी को पाकिस्तान फंड करता है। और एक टाइम तो ऐसा था जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान को द स्टेट ऑफ टेरर और टेररिज्म का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बोला जाता था। तो चलिए अब सिख रिलीजन के बैकग्राउंड से आने वाले एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम था बब्बर खालसा, जो कि इंडिया के पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब इन दोनों को मिलाकर खालिस्तान बनाना चाहते थे, जिसके बारे में हर किसी ने सुनकर रखा हुआ है। खैर वो मूवमेंट तो होने से रहा, पंजाबी इंडिया से हटने से रहे, पंजाबी रहेंगे और खालिस्तानी तो कभी बनने से रहे। बिकॉज हम सब जानते हैं कि इस देश में लैंग्वेज बहुत है, आइडेंटिटी बहुत है, जात बहुत है, धर्म बहुत है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सभी हिंदुस्तानी हैं। और पंजाबियों को भी इस बात का गर्व है कि वो सब हिंदुस्तानी है। पर ये जो बब्बर खालसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इतिहास क्या है, इसकी कहानी क्या है? तो देखिए 90s के टाइम पे हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग थी वो पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी। लेकिन 1980s का जब टाइम आया, गरीबी हटाओ के नारे लगाकर जब इंदिरा गांधी जी को वापस से CM की पोस्ट पर बिठाया गया, CM बनाया गया इंडिया का, तो उस टाइम पर हुआ ये कि CIA और ISI इनने मिलकर एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी रची इंडिया के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन लोगों का ये गोल था कि इंडिया के पंजाब को इंडिया से अलग करके उसे खालिस्तान बनाया जाए। जिसके लिए उन्होंने एक पंजाबी लीडर को कनाडा बुलाया, उसके बाद US बुलाया और उसे पूरी तरीके से बहला कर, फुसला कर और अपने सारे हथकंडे सिखाकर इंडिया में वापस भेजा। और उसने वहाँ के पंजाबियों को भड़काना शुरू कर दिया और ये कहा कि
इंडियन गवर्नमेंट हम पंजाबियों के साथ बहुत गलत कर रही है, हमारे साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। और ये जो स्ट्रैटेजी अमेरिका की हमेशा से रही है, सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर वहाँ की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार को खुद ही गिरा देना, और फिर वहाँ पर अपनी पपेट सरकार बैठा कर खुद वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स उनसे छीन कर उनका दबा कर एक्सप्लॉयटेशन करना। अब देखिए, यहाँ पर तो बात पॉलिटिकली थी, जो भी थी पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड थी, लेकिन चीज़ें दायरे से बाहर तब गई, लिमिट्स तब क्रॉस हुई जब सीआईए ने एक पंजाबी क्रिमिनल तलविंदर सिंह परमार को खड़ा करके उसे अपना सपोर्ट दिया। और ये जो तलविंदर सिंह परमार था, ये इंडिया में कई अलग अलग क्राइम्स करने के लिए और स्पेशली पीएम इंदिरा गांधी जी को डेथ थ्रेट्स देने के लिए वांटेड था। और आयरनी देखिए कि जब तलविंदर जर्मनी गया तब जर्मन इंटरपोल ने उसे अरेस्ट किया, लेकिन जब इंडिया को जर्मन इंटरपोल तलविंदर को सौंपने वाला था तब सीआईए ने उन्हें रोक लिया। और हुआ क्या, वो चला गया कनाडा, और कनाडा जाकर उसने बब्बर खालसा की शुरुआत की, जिसका सिंपल सा काम था इंडिया से खालिस्तान को अलग करना, पंजाब को अलग करके उसे खालिस्तान बनाना। उसके लिए चाहे हमें सुसाइड बॉम्बिंग्स करनी पड़े, या फिर सिविलियंस को मारना पड़े, या फिर पंजाबियों की धार्मिक जगहों को तोड़ना पड़े। अब इसके पीछे कई सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बारे में मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, और आप सभी को उसके बारे में पता ही होगा। और इसका अंत कैसे हुआ, तो देखिए, हमारी जो रॉ थी, जो इतने टाइम से चुप बैठी हुई थी, वो वापस से एक्शन में आई। और उन्होंने जैसे ही ये पता लगाया कि इसके पीछे पाकिस्तान और सीआईए का हाथ है, तो सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का ठान लिया। और जो हमारी रॉ थी, उन्हें डिफरेंट टीम्स में डिवाइड किया गया, जो कि घुस घुस के इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स की किलिंग्स किया करते थे। जब भी कोई भी खालिस्तानी एलिमेंट इंडिया में नज़र आता था, तो पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, इन दोनों जगहों पे घुस घुस कर हमारे जो रॉ के ऑफिसर्स थे वो इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स की किलिंग करते थे। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये कि इसका जो इंटेल था, इसकी जो टिप थी, वो उन्हें अफ़गान इंटेलिजेंस से मिलती थी। वही अफ़गानीज़ जो एक टाइम पे इंडियंस से नफरत किया करते थे, लेकिन वक्त का तख्त ऐसे पलटा कि पाकिस्तानियों से ही उन्हें पूरी तरीके से नफरत हो गई और उन्होंने इंडिया का साथ दिया इन खालिस्तानियों के खिलाफ। और इस तरीके से तलविंदर सिंह परमार और साथ ही साथ इस खालिस्तान मूवमेंट का पूरे तरीके से हमने इसे ख़त्म कर दिया। हिंदूज़ की भी बात कर ली, मुस्लिम्स की भी बात कर ली, सिखों की भी बात कर ली। अब बात करते हैं क्रिश्चियंस की, यानी LRA, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी, जिसकी शुरुआत हुई थी युगांडा में 1980s के टाइम पर। युगांडा में जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग एथनिसिटी के लोगों के बीच में सिविल वॉर्स होती ही रहती है, हर जगह पे कम्युनिटीज़ के बीच में मतभेड़ होती रहती है। लेकिन युगांडा में जो मतभेड़ थी वो कुछ ज़्यादा ही लेवल पर ऊपर चली गई थी, इतना ज़्यादा कि वहाँ की जो एक पर्टिकुलर ट्राइब थी, एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग थे, अकोली, उन लोगों को ऐसा लगा कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगेन उन लोगों ने सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं। और यहीं से उन लोगों को मोटिव मिला एक ऐसा ग्रुप बनाने का जो हथियारों के दम पर सही या गलत देख कर नहीं, लेकिन लोगों से अपनी बातें मनवा कर ही रहेगा। और यहीं पर एक रिलीजियस लीडर, एक सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर जोसेफ कोनी की एंट्री होती है इस पिक्चर में, जहाँ पर वो अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक इंसान बताकर, लोगों को बाइबल के लॉस पढ़ाकर, उनको बहला फुसलाकर, अपने साथ मिलाकर एक ग्रुप का स्टैब्लिशमेंट करता है जिसका नाम था लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। लॉर्ड यानी कि जीसस क्राइस्ट, लेकिन जीसस क्राइस्ट के नाम पर ऐसे ऐसे घिनौने काम किए कि जीसस क्राइस्ट भी ऊपर से इन जैसों के ऊपर लानत भेजता होगा, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर उन्हें मैनिपुलेट करके या फिर फोर्सफुली उन्हें सोल्जर बनाया करते थे, और या तो उनसे हथियार चलवाया करते थे या फिर उन्हें सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल किया करते थे। कई बार पूरे के पूरे विलेज पर ही अटैक कर दिया करते थे, और आखिर में ये कहते थे कि ये हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, जस्टिस के लिए कर रहे हैं, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि इस एक ग्रुप की वजह से युगांडा में हज़ारों लाखों लोगों की जान चली गई, कई सारे बच्चे मारे गए, औरतों के मास रेप्स हुए, और साथ ही साथ जितने भी बूढ़े लोग थे उन्हें तक नहीं बख्शा गया, और जितने भी यंग लोग थे वो भी इसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे। क्योंकि जो जोसेफ कोनी था वो बाइबल की किताबें पढ़ के लोगों को मैनिपुलेट किया करता था, और वो ये चाहता था कि बाइबल के रूल्स युगांडा में लागू हो। लेकिन आगे जाकर हर एक ग्रुप की तरह
इस ग्रुप को भी ख़त्म कर दिया गया युगांडा की गवर्नमेंट के द्वारा। आपको क्या लगता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स और टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ एशिया में दिखाई देने को मिलते हैं? यूएसए में भी टेररिस्ट ग्रुप्स हुआ करते थे, यूके में भी हुआ करते थे, फ्रांस में भी हुआ करते थे, रशिया में भी देखने को मिले, जापान में भी देखने को मिले, स्पेन में भी देखने को मिले, नाइजीरिया में भी देखने को मिले, और भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़। टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होता है, और उस दिमाग का इस्तेमाल करके जो सामने वाला है, अगर उसे लोग मिल जाए अपने साथ काम करने के लिए और अपनी एक्सट्रीमिज़म की भावना को फैलाने के लिए, अगर उसके अंदर एक पागलपन और उसे हथियार दे दिए जाए, उससे ना रिलीजन के बारे में आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना गॉड के बारे में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना ही किसी रिलीजियस चीज़ के बारे में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिलीजन तो सिर्फ और सिर्फ एक टूल हो सकता है लोगों को अपने साथ में मिलाने का। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ हिंदूज़, मुस्लिम्स, सिखों और ईसाइयों में ही ये टेररिस्ट ग्रुप देखने को मिले? और भी कई सारे ऐसे रिलीजन हैं जहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स देखने को मिले, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिली, और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग देखने को मिले जिन्होंने धर्म का हवाला देके ना जाने ऐसे कितने घिनौने काम किए, जिसके बारे में अगर आप देखोगे, सोचोगे और समझोगे तो आपको उस पूरे के पूरे रिलीजन से ही एक तरह से नफरत हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल ये मीडिया वाले करते हैं आज के टाइम पे मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। वहाँ से अगर कुछ लोग कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल अलग घोषित कर देते हैं। तो आखिर करे तो करे क्या? अगर हम हिंदूज़, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन इन चारों रिलीजन से हटकर भी बाकी रिलीजन की बात करें तो बुद्धिस्ट के अंदर बोनू बाना सिला नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप हुआ करता था, जिन्होंने न जाने कैसे गंदे गंदे काम किए बुद्धिज़्म के नाम पे। ज्यूश की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक 969 मूवमेंट चलाया था। कुछ तो भी एक GUNI करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके यहाँ पर भी, और साथ ही साथ एक हगाना नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने आगे जाके इजराइल की फॉर्मेशन करी। और अगर आप नॉन रिलीजन लोगों की भी बात करो, जो एथिस्ट लोग होते हैं, उनके भी तो कई सारे टेररिस्ट ग्रुप देखने को मिले हमें। चाहे आप FARCA की बात कर लो, चाहे आप ETA की बात कर लो, चाहे आप LTTE की बात कर लो, ये सारे लोग कौन थे? इनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एथिस्ट लोग थे, धर्म का सिर्फ उन लोगों ने हवाला दिया। अब ओवरऑल मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है आपको, तो आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को किसी भी तरह से टारगेट ना करें, क्योंकि टेररिज्म का ना कभी कोई रिलीजन था, ना है, ना कभी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ टूल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हवाला है लोगों को बहलाने का, फुसलाने का और डराने का। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर आपको इस वीडियो में मेरी बताई गई कोई भी बात बुरी लगी तो मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कुछ लोगों को जो ब्रेन वॉश हो चुके हैं, उन लोगों को समझाने के लिए। और आप सभी लोग मेरे भाई हैं। देखिए, जो मेरी वीडियो देखता है उसमें भी तो कुछ हिंदू होते होंगे, कुछ मुस्लिम होते होंगे, कुछ सिख होते होंगे। रोटी के टुकड़े अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन होता तो एक ही थाली के अंदर है ना। और कौन हिंदू, कौन मुसलमान, रक्त किसका अलग है, राज्य किसका अलग है, राष्ट्र किसका अलग है? हम सभी लोग एक साथ ही तो रहते हैं, और इतने सालों से एक साथ रहते तो आए हैं। संविधान ने जब हम सभी को अधिकार दिया है, तो हम सब नेताओं की बात में आकर आपस में क्यों लड़ाई करें? तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोग हमेशा यूनिटी के साथ रहिए, यूनाइट रहिए, एक साथ रहिए, भाईचारे के साथ रहिए। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस, अपने लोगों में शेयर करिए इसे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करिए। एट द एंड, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में सुना है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जिसके बारे में आपको फाइनेंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी इस किताब में, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी लाइफ में एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जरूर क्लिक करिएगा और रिच डैड पुअर डैड किताब को जरूर खरीदेगा। उसके ऊपर 39% का ऑफ चल रहा है अमेजोन पे, ठीक है? तो फिर मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।